बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का फैसला कर लिया। ईरान भी जवाबी कदम उठाएगा। यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले, कई स्कूली बच्चे हलाक और जख्मी। अलहूसियों का ड्रोन मार गिराया गया। तायिब एर्दोगान ने मॉस्को में की पुतिन से मुलाकात, सीरिया की सूरत हाल पर बातचीत। यरूशलेम फलस्तीनियों को नहीं देंगे, इस्राएली इलेक्शन से बिल्कुल पहले नेतन्याहू का बयान। 2 रियासती हल की कोशिशों को धक्का। सूडान में एहतजाजियों पर फायरिंग, CNN ने कहा बेरहमाना क्रैकडाउन किया जा रहा है। लीबिया में लड़ाई जारी, सरकारी फौज ने खलीफा हफ्तार के खिलाफ ऑपरेशन का किया ऐलान। आर्टिकल 370 खत्म करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, कॉमन सिविल कोड चाहते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी। थ्री 370 खत्म किया गया तो कश्मीर की आजादी का रास्ता साफ होगा, कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं रहेगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर फारूक अब्दुल्ला की वार्निंग। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई, बताया गया कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए यह गैर मामूली कदम उठाया जा रहा है। इसका बाकायदा ऐलान अब किसी भी वक्त किया जा सकता है। अमेरिकी ओहदेदारों और कांग्रेस के एक ऑफिसर ने डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के इस फैसले की तस्दीक की। ईरान ने इससे पहले धमकी दी थी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को अगर अमेरिका ने बैरूनी दहशतगर्द तंजीम करार दिया तो ईरान अमेरिकी फौज को भी दहशतगर्द तंजीम करार देगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान की एक खुसूसी फौज है। इसका मकसद विलायत फ़क़ी के निज़ाम की हिफाजत करना है। ये फोर्स सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को जवाबदेह होती है। 40 साल पहले इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान में यह खुसूसी फोर्स बनाई गई थी, जिसे फारसी जबान में सिपाहे पासदारान इनकलाब इस्लामी कहा जाता है। इससे पहले ईरान के ओहदेदारों ने अमेरिका को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने के खिलाफ खबरदार किया और वार्निंग दी कि इसके नतीजे में खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर होगा और इसका ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि यह कदम अमेरिका की एक और तबाहकुन गलती है और इसके भयानक नतीजे निकलेंगे। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने कहा कि मिडल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सिपाहियों को इस फैसले की सूरत में अपनी मौजूदा तफरीह और आसानियों से महरूम होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा अहमकाना कदम उठाया तो हम भी वैसा ही जवाब देंगे। ईरान के कई अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अगर अमेरिका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ फैसला करेगा तो ईरान को भी जैसे को तैसा की तरह कार्रवाई करनी चाहिए और अमेरिकी फौज को भी दहशतगर्द तंजीम करार दे देना चाहिए। अमेरिका लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम के सियासी इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने लेबनान का दौरा किया था। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से कई मसाइल पर इख्तलाफात की वजह से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी खबरें थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिस्टियन निल्सन के काम से मुतमईन नहीं थे। वो खासतौर पर इमिग्रेशन पॉलिसियों के बारे में क्रिस्टियन निल्सन के काम से खुश नहीं थे। यमन में सऊदी इत्तेहाद के एक ताज़ा हमले में कई सिविलियंस जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें कई स्कूली बच्चे शामिल हैं। ये हमले सना और ताइज़ सूबों में किए गए। अलहूसियों के तर्जुमान ने बताया कि सना के ज़िले साबान में सऊदी बमबारी में कम से कम 13 लोग जाँ बहक हुए और 92 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मुतासरीन स्कूली बच्चे हैं। अलहूसी तर्जुमान ने कहा कि ये एक जंगी जुर्म है। यह हमला 7 अप्रैल को सेहत के आलमी दिन के मौके पर किया गया। इस प्रोग्राम या इस दिन का नारा सबके लिए सेहत है।
यमन के ताइज सूबे के दमनार कादर गांव में एक घर पर सऊदी हमले में एक औरत जाँ बहक हो गई और 2 लोग जख्मी हुए। यमन जंग 5वें साल में दाखिल हो गई है। सऊदी इत्तेहाद ने अल-हूसियों के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने कहा कि असीर इलाके में इस ड्रोन को मार गिराया गया। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने दामाद जेरेड कुशनर से तारीख का एक सबक सीखने के बाद गोलान पहाड़ियों पर इसराइल के दावे को तस्लीम करने का फैसला किया। ट्रंप ने लास वेगस में यहूदियों की एक तंजीम से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कुशनर, इसराइल में अमेरिका के सफीर डेविड फ्राइडमैन और मिडल ईस्ट से मुतल्लिक अमेरिका के नुमाइंदे जेसन ग्रीनब्लाट से बातचीत के बाद यह फैसला किया। सीरिया की सरकारी फौज ने हमा और इदलिब में मिलिटेंट्स के खिलाफ हमले शुरू किए हैं। सरकारी फौज ने अल-नुसरा और दूसरे ग्रुपों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने सीरिया में अपने फौजी ऑपरेशन के बारे में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। दोनों लीडर्स की पीर को मॉस्को में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में और ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 रियासती हल के इम्कानात को धक्का लगाते हुए कहा है कि वो यरूशलेम को तकसीम नहीं करेंगे। उन्होंने इसराइल के पार्लियामेंट इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले ये बयान दिया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो मगरबी किनारे को इसराइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं और यहूदी बस्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन मंसूबों पर अमल करना चाहते हैं और मुमकिन होने पर इसके लिए अमेरिका की मदद हासिल करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या ट्रंप हुकूमत उनके इन इरादों के बारे में जानती है, नेतन्याहू ने यकीनन कहा। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि फलस्तीनी अपने आप पर हुकूमत करेंगे लेकिन उन्हें सिक्योरिटी कंट्रोल हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी रियासत वैसी नहीं बनेगी जैसे लोग कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले भी इस्राएली वज़ीर आज़म ने एक गैर फौजी रियासत की बात कही थी। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO के सेक्रेटरी जनरल साहिब बरकात ने कहा है कि उन्हें इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान से हैरत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया इसराइल की सरगर्मियों को नज़रअंदाज करेगी और अमरीकी हुकूमत इसराइल की खिलाफ वर्जियों की तायीद करती रहेगी, इसराइल ढिठाई से आलमी कानून की धज्जियां उड़ाता रहेगा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलुत कावुसोग्लू ने ट्विटर पर कहा कि मगरबी किनारा फ़लस्तीन का इलाका है जिस पर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल ने कब्जा कर लिया है और इलेक्शन से बिल्कुल पहले नेतन्याहू के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से यह हकीकत नहीं बदल सकती। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों ने बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जेल के बुरे हालात पर एहतजाज करते हुए यह हड़ताल शुरू की गई है। तकरीबन 30 कैदियों ने इतवार को यह भूख हड़ताल शुरू की, जिसके बाद 1500 दूसरे कैदी भी एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी मुजाहिमतकार लड़की अहद तमीमी के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइली फौज ने जुमला 21 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनमें 15 साला मोहम्मद तमीमी भी शामिल है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इतवार और पीर को अचानक धावे करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके घरों से नकद रकम और सामान भी जब्त किया गया। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का फैसला कर लिया। ईरान भी जवाबी कदम उठाएगा। यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले, कई स्कूली बच्चे हलाक और जख्मी। अल-हूसियों का ड्रोन मार गिराया गया।
ताइब एर्दोगान ने मॉस्को में की पुतिन से मुलाकात, सीरिया की सूरत हाल पर बातचीत। यरूशलेम फलस्तीनियों को नहीं देंगे, इस्राएली इलेक्शन से बिल्कुल पहले नेतन्याहू का बयान, 2 रियासती हल की कोशिशों को धक्का। सूडान में एहतजाजियों पर फायरिंग, CNN ने कहा बेरहमाना क्रैकडाउन किया जा रहा है। लीबिया में लड़ाई जारी, सरकारी फौज ने खलीफा हफ्तार के खिलाफ ऑपरेशन का किया ऐलान। आर्टिकल 370 खत्म करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, कॉमन सिविल कोड चाहते हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी। थ्री 370 खत्म किया गया तो कश्मीर की आजादी का रास्ता साफ होगा, कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं रहेगा, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर फारूक अब्दुल्ला की वार्निंग। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले बात करते हैं इंडिया के इलेक्शंस की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें आर्टिकल 370 को खत्म करने और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा किया गया है। ये दोनों वादे लंबे अरसे से बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि कौम परस्ती के जज्बे हमें तहरीक पैदा करते हैं। इस मौके पर पार्टी सदर अमित शाह और दूसरे बीजेपी लीडर्स राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी मौजूद थे। मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया कि हम जनसंघ के इस नुक्ते नजर को दोहराते हैं कि आर्टिकल 370 को खत्म करना चाहिए। इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग रियासत में जायदादें नहीं खरीद सकते और जम्मू कश्मीर को कई दूसरी सहूलतें भी हासिल हैं। पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की औरतों और बाहर के लोगों के ताल्लुक से इम्तियाजी है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो समाज के तमाम तबकात की उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक है। पार्टी ने यह भी कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की पाबंद है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बीजेपी का एक पेट प्रोजेक्ट रहा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र रखा गया। इस मैनिफेस्टो में नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करने, औरतों की भलाई और किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया गया। पार्टी ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का ऐलान किया और कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A दस्तूर के खिलाफ है और पार्टी उन्हें खत्म करने की पाबंद है। 35 सफ़ात के इस मैनिफेस्टो का उन्वान संकल्पित भारत और शिक्षित भारत है। पार्टी ने कहा कि वो हिंदुस्तान को 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशी ताकत बनाना चाहती है। पार्टी ने आर्टिकल 370 को बर्खास्त करने का वादा किया, जैसा कि हमने बताया, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया गया है। पार्टी ने मैनिफेस्टो में देहातों की तरक्की की भी बात की। डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा। ये 5 साल सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को साच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। गैस के सिलेंडर, घर, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीजों को, बुनियादी जरूरियातों को लोगों तक पहुंचाने में जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को सफलता मिली है और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका बारीकी से संवेदना के साथ ध्यान रखते हुए हर गरीब के पास ये सुविधाएं पहुंचे, इसका प्रयास किया है। एक ऐसे वक्त जब बीजेपी ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A बर्खास्त करने का वादा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर के अवाम की आजादी का रास्ता साफ हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी से कहा कि वो कश्मीरियों के दिल जीतने की कोशिश करे, उनके दिल तोड़ने की कोशिश नहीं।
जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर ने जो श्रीनगर हल्के से मुकाबला कर रहे हैं, एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि क्या बीजेपी के लोग समझते हैं कि वो आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देंगे और हम खामोश बैठेंगे? वो गलत हैं, हम लड़ेंगे। शायद ये अल्लाह की मर्जी है कि वो इस आर्टिकल को ख़त्म करने की कोशिश करें, उन्हें ऐसा करने दीजिए, इससे हमारी आज़ादी का रास्ता साफ होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया तो कश्मीर में कोई तिरंगा लहराने वाला बाकी नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी लीडरशिप पर तनकीद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा कि जब आप इलेक्शन रैली करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए मोहब्बत भरे अल्फाज इस्तेमाल करें। हाँ, ये मुस्लिम अक्सरियत की रियासत है, इस बारे में कोई शुबा नहीं है। तुम लाख कोशिश कर लो, इस हकीकत को नहीं बदल सकते। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं। इससे वो चीजें मत करो जिससे कि तुम हमारे दिलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम दिलों को जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश मत करो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जफरयाब जिलानी ने वार्निंग दी कि अगर आर्टिकल 370 खत्म किया गया तो इससे कश्मीर में मिलिटेंसी और बढ़ेगी। जो वहाँ पर वायलेंट एजिटेशन चल रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में और दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के ज़माने में वायदे किए गए, पूरी पार्लियामेंट ने किए, तो उसको आप कैसे ख़त्म कर देंगे? ये उनका वायदा बिल्कुल देश के ख़िलाफ़ है। अब उनकी समझ में नहीं आता है तो जाहिर हम क्या कर सकते हैं। अवाम इसको देखें कि क्या देश हित में है या देश के ख़िलाफ़, क्योंकि इससे कोई नुकसान देश का नहीं हो रहा। भारतवर्ष का कोई नुकसान इस आर्टिकल 370 से न हुआ है न होगा। हाँ, उसको अगर आप तोड़ेंगे तो यकीनन फिर दसियों साल तक वहाँ पर टेररिज्म चलेगा और देश को नुकसान होगा। हमारा अरबों रुपया मिलिट्री पर खर्च हो रहा है वहाँ। अगर ये हरकतें न करें तो कश्मीर में सुकून हो सकता। आखिर 1950 से लेकर और 1990 तक यही कश्मीर तो था, वहाँ कहाँ टेररिज्म था? ये वहाँ पर जगमोहन ने जाके जब से वहाँ के लोगों को दबाया और इलेक्शन में धांधली की, वहाँ के लोगों का कहना आया था कि हमको फेयर इलेक्शन का मौका ही नहीं मिल रहा। बरतानिया की एक अदालत ने हिंदुस्तान हवालगी के खिलाफ अपील के लिए विजय माल्या की दरखास्त रद्द कर दी है। इस तरह विजय माल्या को हिंदुस्तान वापस लाने की कोशिशों के सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ा है। अदालत के इस फैसले को हिंदुस्तान की कानूनी जीत समझा जा रहा है। बरतानिया के वजीर दाखिला साजिद जाविद ने 4 फरवरी को विजय माल्या को इंडिया के हवाले करने की कार्रवाई शुरू की थी और एक हुक्म पर दस्तखत किए थे। विजय माल्या ने इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की ख्वाहिश की है। विजय माल्या पर इल्जाम है कि उन्होंने हिंदुस्तानी बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धोखा दिया है। लीबिया में यूनाइटेड नेशंस की ताईद रखने वाली फौज ने दारुल हुकूमत त्रिपोली को खलीफा हफ्तार की फौज से बचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। सरकारी फौज के कर्नल मोहम्मद गनूनू ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस ऑपरेशन को गुस्से का आतिशफिशां करार दिया और कहा कि इसका मकसद लीबिया के तमाम शहरों को नाजायज और जारे ताकतों से पाक करना है। इससे पहले खलीफा हफ्तार की फौज ने कहा कि उसने त्रिपोली को हासिल करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है और लड़ाई जारी है। खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी ने कुछ दिन पहले ये ऑपरेशन शुरू किया था। लीबिया में लड़ाई के दौरान यूनाइटेड नेशंस के मिशन ने जख्मी लोगों और सिविलियंस को बाहर निकालने के लिए 2 घंटे जंगबंदी की अपील की है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने लीबिया में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि यूरोप चाहता है कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी हो, फौजी कार्रवाइयां बंद की जाएं और बहरान को हल करने के लिए बातचीत की जाए। अमेरिकी फौज ने कहा है कि उसने हालात को देखते हुए अपने सिपाहियों को हटा लिया है। लीबिया की हुकूमत ने जिसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है खलीफा हफ्तार पर तनकीद की है। वजीर आजम फयाज सराज ने कहा कि खलीफा हफ्तार ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अमन के लिए हाथ बढ़ाया है, लेकिन खलीफा हफ्तार की फौज ने जारहियत की है और हमारे शहरों और हमारे दारुल हुकूमत के साथ जंग शुरू की है। पिछले कुछ दिनों की लड़ाई में सरकारी फिगर्स के मुताबिक दारुल हुकूमत त्रिपोली और आसपास के इलाकों में कम से कम 32 लोग हलाक हुए हैं और 50 जख्मी हुए हैं।
सूडान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाजियों पर फायरिंग कर दी जो दारुल-हुकूमत खर्तूम में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। ये लोग सदर उमर अल बशीर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क के मौशी मसाइल की वजह से बेचैनी पाई जाती है। एहतजाज और मुजाहरों के मद्देनजर खर्तूम में फौज को तैनात किया गया है। हफ्ते से हजारों लोग खर्तूम में फौज के हेडक्वार्टर के बाहर जमा हैं। ये लोग फौज से मुतालबा कर रहे हैं कि वो उमर अल बशीर को हटाने के मुतालबे की तायद करें। एहतजाजी फौज को उकसाने वाले नारे लगा रहे हैं। 6 अप्रैल को मुल्क में उमर अल बशीर के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए थे। मुल्क में 1985 में उस वक्त के सदर जाफर जमीरी के खिलाफ बगावत की सालगिरह के मौके पर ये मुजाहरे किए जा रहे हैं। उमर अल बशीर 20 साल से सूडान पर हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। सूडान के दूसरे बड़े शहर ओमदरमान में मुजाहरों के दौरान कम से कम एक एहतजाजी हलाक हुआ। 19 दिसंबर से वक्फे से सूडान में ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं। ओहदेदारों का कहना है कि इन मुजाहरों में अब तक 32 लोग हलाक हुए हैं, लेकिन सरकारी तादाद कम से कम 51 है। उमर अल बशीर ने यह बात मानी है कि जिन मसाइल पर एहतजाज किया जा रहा है वो जायज़ है और वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में मौशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। उन्होंने सूरत हाल से निमटने के लिए 22 फरवरी को एमरजेंसी लगाई थी। CNN ने अपने नुमाइंदों के हवाले से बताया कि सूडान में एहतजाजियों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है। CNN की एक अंडर कवर टीम ने खर्तूम का दौरा किया जहां से उसने क्रैकडाउन की खबर दी। अमेरिका के कई अरकान पार्लियामेंट सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील के बारे में डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की खुफिया बातचीत से नाराज हैं। सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के रुकन बॉब मेंडिस ने कहा कि हमने इस सिलसिले में पूरी जानकारी मांगी है। यमन जंग और जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल के बाद अमेरिका में सऊदी अरब से ताल्लुकात के बारे में काफी दबाव पाया जाता है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सेक्रेटेरिएट में आग लगने की वजह से उसे खाली कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि इस इमारत की 6ठी मंजिल पर आग लगी है। इस वाक़े के बाद इमरान खान अपने प्राइवेट बंगले बनीगाला चले गए हैं। ये बात साफ नहीं है कि क्या आग लगने के वक्त इमरान खान सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे। अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक शख्स ने अपने बच्चे की मां को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाकया इतवार की दोपहर उस वक्त पेश आया जब उनके बीच बच्चे की कस्टडी के बारे में झगड़ा हो रहा था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द ग्रुप करार देने का फैसला कर लिया। ईरान भी जवाबी कदम उठाएगा। यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले, कई स्कूली बच्चे हलाक और जख्मी। अल-हूसियों का ड्रोन मार गिराया गया। ताइब एर्दोगान ने मॉस्को में की पुतिन से मुलाकात, सीरिया की सूरत हाल पर बातचीत। यरूशलेम फलस्तीनियों को नहीं देंगे, इस्राएली इलेक्शन से बिल्कुल पहले नेतन्याहू का बयान। 2 रियासती हल की कोशिशों को धक्का। सूडान में एहतजाजियों पर फायरिंग, CNN ने कहा बेरहमाना क्रैकडाउन किया जा रहा है। लीबिया में लड़ाई जारी, सरकारी फौज ने खलीफा हफ्तार के खिलाफ ऑपरेशन का किया ऐलान। आर्टिकल 370 खत्म करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, कॉमन सिविल कोड चाहते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी। $370 खत्म किया गया तो कश्मीर की आजादी का रास्ता साफ होगा, कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं रहेगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर फारूक अब्दुल्ला की वार्निंग। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।